पिछली क्लास में हम हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीनों सामाजिक समझौतावादी विचारकों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे और हमारी बात यहाँ थी कि हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीनों ने सामाजिक समझौते के तीन अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया कि क्या कारण रहे कि प्राकृतिक अवस्था को छोड़ना पड़ा और सामाजिक समझौते करके और एक नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ा। तो इसके तीन अलग अलग कारण उन्होंने बताए। इससे पहले हमने तीनों के द्वारा जो मानव स्वभाव का चित्रण किया गया था और जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया गया था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आगे हम बात शुरू करें तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता है उसका कारण क्या बताया कि समझौता क्यों होना चाहिए। तो ये उन्होंने बात रखी कि चूँकि प्राकृतिक अवस्था की स्थितियाँ ठीक नहीं है, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था है ये और शांति नहीं है, तो उस शांति की स्थापना करने के लिए समझौता करना। अब ये जो समझौता होता है ये एक जो परस्पर समाज है या समुदाय है ये आपस में एक समझौता करता है और उसमें से जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या व्यक्तियों का कुछ समूह जो भी उनको नज़र आता है, मुख्य रूप से एक व्यक्ति को ही वो चुनता है, तो वो उसको अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी प्राकृतिक अवस्था के जितनी भी उनके अधिकार हैं उन अधिकारों को वो उस व्यक्ति को देते हैं जो उनको लगता है कि ये शक्तिशाली है और हमारी सुरक्षा कर सकता है। और उससे लोग आपस में ये समझौता करते हैं कि मैं अपने समस्त प्राकृतिक जो भी को इस जो भी नाम है XYZ उसको समर्पित कर रहा हूँ, बशर्ते कि वो अपने पास वाले से समझौता करते हैं कि तुम भी अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार इस संबंधित व्यक्ति विशेष को समर्पित किया जा रहा है। उसको हॉब्स ने लेवियाथन का नाम दिया है। तो अब यहाँ पे बात सामने आती है कि एक ये जो समझौता है ये आपस में जो व्यक्ति हैं या समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में कर रहे हैं कि मैं भी अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार इसको सौंप रहा हूँ, बशर्ते कि तुम भी अपने जितने भी प्राकृतिक अधिकार हैं और जो भी है तुम्हें प्रकृति से मिले वो सब चीज़ें तुम भी समर्पित करो। जब तुम समर्पित करोगे तब मैं इसको समर्पित करता हूँ। किसको समर्पित करना है? जो उन्होंने चुनाव किया है कि जो उनकी सुरक्षा कर सकेगा उस व्यक्ति को वो सब चीज़ें समर्पित करनी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हॉब्स ने ऐसा समझौता क्यों करवाया कि जो एक व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि तुम करोगे तब मैं करूँगा, यानी तुम इसको समर्पित करोगे अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार तब मैं करूँगा। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं भय है व्यक्ति में, हॉब्स के मनुष्य में, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो अपनी समस्त शक्तियाँ इसको दे दूँ और अपने समस्त अधिकार जो भी हैं उसको दे दूँ जो प्रकृति ने मुझे दिए हैं, क्योंकि हॉब्स मानते हैं कि कुछ प्राकृतिक अधिकार जो मनुष्य को हैं वो प्राप्त होते हैं। तो अब वो मैं तो समर्पित कर दूँ, क्या पता पास वाला जो है, जो हमारा पड़ोसी है या जो आसपास है, वो अगर नहीं करे तब क्या होगा। तो ये भय हॉब्स का जो मनुष्य है उसके अंदर विद्यमान रहता है और ये समझौता इस कारण से परस्पर व्यक्तियों के बीच में होता है कि तुम ऐसा करते हो तो मैं भी ऐसा करूँगा, अगर तुम इसको समर्पित कर दोगे तो मैं भी ऐसे समर्पित कर दूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम तो ये एक फिर इस तरीके से एक व्यवस्था या एक सरकार जो है वो अस्तित्व में आती है, जिसको समस्त शक्तियाँ दी जा रही हैं वो शासक होता है और चूँकि वो उससे किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ, यानी शासक और समुदाय के बीच में समझौता नहीं हो रहा है। ये समझौता जो हो रहा है परस्पर व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। तो जो शासक बना है वो किसी भी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है और वो निरंकुश स्थिति में रहता है। जबकि हम अगर थोड़ा आगे चलें तो लॉक जो समझौते करवाते हैं, लॉक दो प्रकार के समझौते करवाते हैं। एक तो परस्पर समुदाय के बीच में एक समझौता होता है जो कि एक सामाजिक समझौता होता है। दूसरा समझौता जो शासन सत्ता अस्तित्व में आती है उस समझौते के बाद में कि जिसको प्राकृतिक अधिकार दिए जाने हैं, तो वो उस सत्ता के बीच में और जो समुदाय है उसके बीच में ये दूसरा समझौता होता है। और ये जो दूसरा समझौता है ये राजनीतिक समझौता है।
हॉब्स ने जो समझौता करा वो सामाजिक समझौता है, क्योंकि उसके अंदर शासक और जनता के बीच में कोई समझौता नहीं हो रहा है। जो भी समझौता हो रहा है वो सारा जनता के बीच में ही आपस में हुए जा रहा है कि मैं भी, तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूँगा। लेकिन जनता और शासक अस्तित्व में आया, उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो रहा। तो हॉब्स का समझौता सामाजिक समझौता है, जबकि जो लॉक हैं वो दो प्रकार के हैं। उनका जो पहला समझौता है वो सामाजिक समझौता है, और जो दूसरा समझौता है वो दूसरा समझौता समुदाय और राजनीतिक सत्ता के बीच में है, इसलिए वो राजनीतिक समझौता है। तो इस तरीके से हॉब्स के जो परस्पर सामाजिक समझौता हुआ उसमें और जो लॉक का हुआ उसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो है लॉक का, चूंकि जो दूसरा वाला समझौता है राजनीतिक समझौता जिसको हम कहेंगे, जो कि आप इसको अगर अपन देखें कि जो शासन सत्ता और परस्पर जनता के बीच में हो रहा है, वो समझौता यदि अगर अपन देखें तो उसके अंदर जो जनता है वो शासक से कहती जब तक तुम हमारे नियमानुसार और इस तरीके से व्यवस्था करोगे तब तक तो सत्ता चलती रहेगी, लेकिन यदि इसका उल्लंघन हुआ तो उसको सत्ता से हटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से निरंकुशता नहीं है और सीमित राजतंत्र की स्थापना लॉक ने अपने समझौते के द्वारा की है। तो हॉब्स का समझौता पूरी तरह निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करता है और लॉक का समझौता सीमित राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित करता है। आगे यदि हम थोड़ा चलते हैं और रूसो की बात करें, तो रूसो की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे रूसो के चिंतन के अंदर जो सामाजिक समझौता होता है वो एक अलग टाइप वो समझौता ये है कि समस्त समुदाय अपनी समस्त अधिकार उस समुदाय की सामान्य इच्छा को समर्पित करते हैं। अब ये सामान्य इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा का मतलब होता है सामान्य हित की सामान्य चेतना, जिसमें सभी का हित हो, ऐसी इच्छा वो सामान्य इच्छा होती है। और जो पूरा समुदाय है वो समुदाय अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार जो कि उसको मिले हुए हैं और शक्तियाँ उस सामान्य इच्छा को समर्पित करते हैं कि जिसमें सबका हित हो, वो वाली भावना के साथ यदि कार्य किया जाए तो हम अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार इस सामान्य इच्छा को सौंप रहे हैं। तो यहाँ पर एक किसी व्यक्ति विशेष को ये चीज़ नहीं दी गई है, एक सामान्य इच्छा को दी गई है। और सामान्य इच्छा अमूर्त होती है, दिखाई नहीं पड़ती। सामान्य इच्छा फिर सवाल आया कि रूसो के चिंतन में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि ये सामान्य इच्छा फिर बनती कहाँ पे है, इसका पता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है। तो रूसो ने इसके बनने की एक प्रक्रिया भी बताई है, और वो प्रक्रिया ये है कि व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक होती है आदर्श इच्छा और एक होती है यथार्थ इच्छा। तो रूसो ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो यथार्थ इच्छाएं होती हैं वो आपस में टकराकर समाप्त हो जाती हैं, और जो आदर्श इच्छा बचती है उन सब आदर्श इच्छाओं का जो योग है वो है सामान्य इच्छा। ये रूसो ने सामान्य इच्छा की बनने की प्रक्रिया बताई। इसको रूसो ने दो, एक्चुअल विल, रियल विल, इस तरीके से दो प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने जिक्र किया। तो जितनी भी आदर्श इच्छाएं हैं उन सब का जो योग है वो योग सामान्य इच्छा जो है वो उससे बनती है, और सामान्य इच्छा के पास आ जाती हैं। सामान्य इच्छा निरंकुश होती है क्योंकि जनता ने या समुदाय के लोगों ने इसलिए अपने समस्त अधिकार और शक्तियाँ उसको दी है कि वो श्रेष्ठ तरीके से सब है। तो अब यहाँ सामान्य इच्छा जो है उतनी ही निरंकुश है जितना कि हॉब्स का शासक है, लेकिन हॉब्स का शासक जो बना है वो जरूरी नहीं है कि सबके हित के लिए कार्य करे। इस तरीके का कोई एग्रीमेंट है, बस एग्रीमेंट वहाँ पे ये हुआ था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का। अब यहाँ जो एग्रीमेंट है ये सबका हित और जन कल्याणकारी होती है सामान्य इच्छा। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसमें लोकतंत्र के का समावेश भी होता है। सामान्य इच्छा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो है शासकों की एक व्यवस्था सामने आती है जो सामान्य इच्छा का रिप्रेजेंट करती है।
तो ये रूसों ने एक समझौता दिया। हॉब्स के समझौते से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई है। लॉक के समझौते से यदि हम देखें तो सीमित राजतंत्र की स्थापना होती है। और यदि आप रूसों को देखें तो रूसों के समझौते से जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वो जो है सामने आता है। यहाँ पे रूसों के चिंतन में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। एक ही साथ रूसों को निरंकुश तंत्र का समर्थक भी कह दिया जाता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा संवाहक भी कह दिया जाता है। तो यदि हम देखें जो सामान्य प्रक्रिया रूसों के चिंतन में रही तो वहाँ नज़र आता है कि लोकतंत्र हमको नज़र आता है। लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो शासक वर्ग है वो अपनी इच्छा को सामान्य इच्छा बताने लग जाए और इसके आधार पर जनता का शोषण करने लग जाए। और एक्चुअल में कई जगहों पे ऐसा होता भी है कि जो शासक है वो अपनी इच्छा को ही सामान्य इच्छा बताने लग जाते हैं और फिर उस आधार पर जनता का शोषण करते हैं। तो ये रूसों के विचारों के आधार पर फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस में क्रांति होने के बाद वहाँ पर व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन वहाँ के जो शासक बने उन्होंने अपनी ही इच्छा को सामान्य इच्छा बताना शुरू किया और इस कारण वहाँ पे वापस से निरंकुश तंत्र का एक पूरा जो चक्र है वो शुरू हो गया। तो इसलिए रूसों के चिंतन की यहाँ पे एक आलोचनात्मक बिंदु सामने आता है। लॉक की यदि हम बात करें तो वो सीमित राजतंत्र की बात करते हैं और इंग्लैंड के अंदर जो पूरी व्यवस्था है उसको वो लॉक के चिंतन का समर्थन करती है। हॉब्स जो है वो निरंकुश राजतंत्र के उसके अंतर्गत हमको उस चिंतन में समर्थन मिलता है। तो ये तीनों ही सामाजिक समझौतेवादी विचारक अपने सामाजिक समझौते से तीन अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना का जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें ये चिंतन है, हम चिंतन पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक अवस्था में क्या रहा होगा या मनुष्य का स्वभाव कैसा रहा होगा, इसके आधार पर क्या समझौते हुए होंगे, इन सब का इन्होंने एक तार्किक तरीके से एक जो चिंतन है वो प्रस्तुत किया है। अतीत में क्या क्या चीज़ें रही होंगी इसका वैज्ञानिक तरीके से और अपने चिंतन के आधार पर उन्होंने जो है राज्य की उत्पत्ति, उसके सामाजिक समझौते को लेकर के जो सरकार किस तरीके से अस्तित्व में आई, इसका चित्र अपने अपने तरीके से हॉब्स, लॉक और रूसो ने खींचा है। ये तीनों सामाजिक समझौतेवादी इसलिए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि जो राज्य और सरकार शासन की उत्पत्ति जो है वो आपस में समझौते से हुई है। उसकी उत्पत्ति ना तो किसी ईश्वर ने की है, ना वो स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है राज्य, बल्कि मनुष्यों ने आपस में जो समझौता किया है या मनुष्य और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है उससे ये व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। इन तीनों के ही चिंतन में चूंकि ये सब बात सामान्य रूप से पाई जाती है, इसलिए तीनों ही विचारक राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं और कृत्रिम संस्था मानने के कारण जो प्राकृतिक जो माना जाता है राज्य को स्वाभाविक संस्था, उतनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो राज्य को नहीं मिल पाती है। तो ये एक सिस्टम हमने सीखा और इसके बारे में और मैंने आपको बहुत ही क्षिप्रता से, बहुत ही तीव्र गति से इसको एक्सप्लेन किया है। वो उसका कारण ये रहा है कि आप एक ही सीध में एक ही समय में इन तीनों को रख करके और इनका अध्ययन कर सकें। अब आपको इनको स्टडी करना है और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बस इतनी तेज़ी से पूरा एक्सप्लेन करने का जो कारण रहा वो यही रहा कि आपको सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाए और अब जो पिछला वाला जो वीडियो है उसके साथ कनेक्ट करके आप इस वीडियो को देखेंगे तो तब आपको पूरी स्थिति जो है हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों विचारक जो हैं आपको समझ में आ जाएंगे और आप इनको जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उससे आप उसको स्टडी करिए और कोई भी यदि आपके मन में शंका है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ये तीनों ही विचारक बड़े ही रोचक हैं और रूसो अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल चिंतक रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के और हॉब्स का भी अपना एक पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। तो इनके बारे में आप अध्ययन करिए और आगे जो आपकी परीक्षाएं आ रही हैं उनकी आप तैयारी करिए। लिखित जो भी पूरा वीडियो बनाया गया उसमें जो भी मेन बिंदु हैं आप उनको रिटर्न में नोट डाउन करें, क्योंकि बिना नोट डाउन यदि आपने नहीं किया है तो आपको आगे समस्या आ सकती है। फिर आप एग्ज़ाम में सारे वीडियो नहीं
सुन पाएंगे। तो आपको जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसका जो भी मटेरियल है उसको आप नोट डाउन करते चलें, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।